नमस्कार दोस्तों, आईएएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि आप शंकर आईएएस की जो एनवायरनमेंट है उसमें जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के लिए वो आप बताइए। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि शंकर आईएएस से आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप देखेंगे तो पूरी बुक ऑलमोस्ट 400 पेजेस प्लस बुक है, तो उतनी बुक आपको नहीं पढ़नी है क्योंकि उसमें बहुत से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके काम के नहीं हैं। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो जो पढ़ने हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अगर आप ये बात पूछें कि मुझे कैसे पता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि मैंने 3 बार यूपीएससी का प्री क्लियर किया है। और जो नए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और 2021 का मेरा मेंस का रिजल्ट वेटिंग है। तो मुझे 3 बार प्री का एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैंने इस बुक को पूरा कई बार पढ़ा है, तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के और अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये आइडिया हो गया है कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी किन टॉपिक्स को और किन एरिया पे फोकस करती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन लाना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी में बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो बहुत से बच्चों ने ये बोला कि सर एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करेंगे, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने सोचा कि आपको ये 2 क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊं कि एलिमिनेशन मेथड यूज़ कैसे किया जाता है, और मिड मार्च से मैं इसी तरह आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे पेपर को देख के, क्वेश्चन को देख के उसमें एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, उसमें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो क्वेश्चन पे आप कैसे सही कर सकते हैं। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि with reference to the book of Desar Katha written by Sakharam Ganesh Devskar during the freedom struggle, consider the following statement। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है it warned against the colonial state hypnotic conquest of the mind। दूसरा है it inspired the performance of Swadeshi street play and folk song। और तीसरा है the use of देश by देवस्कर was in the specific context of the region of Bengal। तो आपको देखना है, तो इसमें आपको 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 2, 3 है। तो इसके बारे में तो रेयरली ही किसी को पता होगा पेपर में, लेकिन आपको ऑप्शन के थ्रू सही आंसर तक पहुंचना है। तो अगर मैं पहला स्टेटमेंट देखूं तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं, और ये सही भी हो सकता है। रीज़न बीइंग कि अगर से फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे लिखी गई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉलोनियल माइंडसेट को क्रिटिसाइज ही करेगी, तो पहला सही हो सकता है। दूसरा जो है कि इट इंस्पायर द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। अब आप देखिए तीसरा है द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो अगर से आप नाम देखें ना, सखाराम गणेश देवस्कर, तो अगर से आपको नाम के हिसाब से देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा नाम आपको महाराष्ट्र के साइड का लगेगा, मराठी नाम लगेगा। तो अगर से यहाँ पे बंगाल की जगह महाराष्ट्र दिया होता तो हो सकता थोड़ा कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे बंगाल दिया है तो यहाँ आपके दिमाग में 2 घंटी बजनी चाहिए। पहली बात कि अगर से फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे कोई किताब लिखी जा रही है तो सिर्फ बंगाल के लिए क्यों लिखी जाएगी, पहला बात। और दूसरा बात ये कि अगर से ये महाराष्ट्र के हैं तो ये बंगाल के बारे में क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप 3 एलिमिनेट कर दें तो यहाँ से 3 गया, 3 गया, 3 गया, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये ट्रिक आपको एग्जाम में लगानी पड़ेगी क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं आएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ हिंद मजदूर सभा एस्टेब्लिश्ड इन 1948। पहला है बी कृष्णन पिल्लई, ईएमएस नंबूदरीपद एंड केसी जॉर्ज। दूसरा है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय एंड एम एन रॉय। तीसरा है सीपी रामेश्वर अय्यर, के कामराज और वीरे सरिंगम पंटुलू। और डी है आपका अशोक मेहता, टी रामानुजम और जीजी मेहता। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए ना तो बहुत ही कम चांस है कि आपको ये पता होगा। पहली बात ये है कि ये इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है 1948 की, तो वैसे ही हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री में नहीं पढ़ के जाते, और अगर से पढ़ेंगे भी तो रेयरली ये नाम सुनेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये जो नाम है हिंद मजदूर सभा, ये आपको हिंदी नाम लग रहा है, मतलब ये नॉर्थ इंडिया का नाम लग रहा है, ठीक है। तो अगर से साउथ इंडियन लोग बनाएंगे इसको तो जनरली नाम जो रहेगा वो साउथ इंडियन रहेगा। तो अगर आप ऑप्शन ए देखें और सी देखें तो इसमें सारे नाम जो है ना ऑलमोस्ट जो है वो साउथ इंडियन है, तो आप ए और सी ऑप्शन को काट सकते हैं, ठीक है। अब बचा हमारे पास बी और डी ऑप्शन। अगर बी ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे 2 नाम आपको ध्यान देने होंगे। पहला है जयप्रकाश नारायण और दूसरा है एम एन रॉय। तो जयप्रकाश नारायण की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिस्ट थी, वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे, और एम एन रॉय की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म थी, वो कम्युनिस्ट थे। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा कि एक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, तो बी के सही होने के चांसेस बहुत कम है, तो हम बी को भी गलत कर देते हैं। इसके बाद हमारा बच्चा डी।
क्योंकि डी में आप देख सकते हैं एक अशोक मेहता एक नॉर्थ इंडियन नेम भी है, जीजी मेहता भी एक नॉर्थ इंडियन नेम है, और बाकी टी रामानुजम तो एक नाम है ही। तो इस तरह आप पहुंच सकते हैं डी ऑप्शन पे अगर आपको नहीं पता होगा तो, क्योंकि देखिए आपको फाइनली 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे, और अगर आप बहुत पढ़ के जाएंगे तब भी आप 40-45 क्वेश्चन से ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के आपको ट्रिक एलिमिनेशन मेथड यूज करने पड़ेंगे कट ऑफ को बहुत ही सेफली क्लियर करने के लिए। तो मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए मिड मार्च से स्टार्ट करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। तो ठीक है, चलिए हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो ये आपका शंकर आईएएस की 6th एडिशन है। आपके पास कोई भी और एडिशन होगी तो उसी हिसाब से आप चैप्टर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है इकोलॉजी, आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, तीसरा चैप्टर छोड़ दीजिए, चौथा पढ़ना है एक्वेटिक इकोसिस्टम, पांचवा आपको कुछ ही पढ़ने हैं जैसे स्मॉग पढ़ना है, फ्लाई ऐश पढ़ना है, ठीक है, बायो रेमिडिएशन पढ़ना है। इसके बाद मैं चैप्टर में दिखाऊंगा आपको कि और क्या पढ़ने हैं इसमें। बाकी चैप्टर नंबर 6 में भी आपको बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है, मैं आपको चैप्टर में जाकर दिखाऊंगा। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, इसमें भी सेलेक्टेड पढ़ना है, मैं चैप्टर में आपको जाकर दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आपको 9 पढ़ना है, 11th में बताऊँगा मैं आपको क्या पढ़ना है, 14 बताऊँगा आपको मैं क्या पढ़ना है चैप्टर्स में, आपको 15 पढ़ना है, आपको चैप्टर नंबर 17 पढ़ना है क्लाइमेट चेंज, 21 पढ़ना है मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़, 23 पढ़ना है, 25th में आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 पढ़ना है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलर एक्ट 2006, इसको FRA 2006 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 27 पढ़ना है और 28 पढ़ना है। 28 जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे ही आएंगे। इसके बाद अपेंडिक्स में आपको रामसार वेटलैंड पढ़ना है, टाइगर रिजर्व पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्को मैप लिस्ट पढ़ना है, और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ना है। तो आपको अपेंडिक्स इतने पढ़ने। बाकी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैं स्पेसिफिक बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, जैसे एक चैप्टर नंबर 5 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 11 हो गए, 14 हो गए, 25 हो गए। इन चैप्टरों में आपको बताऊंगा कि अंदर से क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको चैप्टर नंबर 5 जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, उसमें आपको नाक्स देखना है। इसमें आपको जो 12 पॉल्यूटेंट है उनको याद करना है कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट है। इसके बाद आपको नाकी देखना है, नाकी में कौन कौन से पॉल्यूटेंट है, 8 पॉल्यूटेंट, वो आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद ये बॉक्स बना है जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये आपको देखना है। ये पेज नंबर आपका 63 पे होगा। इसके बाद आपको पेज नंबर 76 पे बायो रेमिडिएशन देखना है। इसके बाद पेज नंबर 78 पे आपको एसिड रेन देखना है। बेसिकली एसिड रेन कैसे होता है, कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व है, सिर्फ इतना देखना है, इससे ज़्यादा नहीं देखना है आपको। इसके बाद पेज नंबर 88 पे आपको कंबशन देखना है, इंसिनरेशन, पायरोलिसिस, कोजनरेशन, ये 3 मेथड देखने हैं, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 90 पे आपको फ्यूल सेल देखना है। इसके बाद जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का चैप्टर है, इसमें आपको पेज 110 में ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि वन सच इनिशिएटिव इज नोटिफिकेशन ऑन EIA ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1994 अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मतलब जो EIA है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली है बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आपको जानना है। इसके बाद EIA के जो प्रोसेस हैं, ये 6-7 प्रोसेस हैं, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन, ये आपको देखने हैं। बेसिकली इसमें ऊपर के 2-4 देखने हैं कि पहले कौन सा स्टेप आता है, उसके बाद कौन सा स्टेप आता है। बेसिकली आपको ये देखना है, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको क्वेश्चन दे देगा किसको अरेंज करिए कि पहले कौन सा स्टेप आता, दूसरा कौन सा स्टेप आता, तो यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएंगे। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये सब कोई जरूरत नहीं पढ़ने की आपको। इसके बाद पेज 119 पे आपको ये एक बॉक्स ये बना हुआ देख लेना है कि ये क्या क्राइटेरिया होता है शेड्यूल्ड ट्राइब होने का, ये देख लेना है। और एनवायरमेंट सप्लीमेंट प्लान देख लेना है, ये देख लेना है आपको। बस सिंपली ये ऊपर के 2 पैराग्राफ देखने हैं, पूरा प्रपोजल, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब नहीं पढ़ना है, बेसिक आइडिया होना चाहिए बस। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें सिर्फ ये पहला पेज जो है वही पढ़ना है, सिर्फ ये पहला पेज, मतलब पेज 139 पढ़ना है। ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब किसी काम के नहीं है, बस पहला पेज पढ़ना है कि शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, शेड्यूल 3, 4, 5, 6 उसमें क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, बेसिकली आपको ये देख लेना है। इसका चैप्टर नंबर 14 जो है मरीन ऑर्गेनिज्म, शायद मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ सेलेक्टेड पढ़ने हैं, तो उसमें आपको देखना है प्लैंकटन क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जू प्लैंक्टन क्या होता है, और सी ग्रास क्या होता है। सी ग्रास में आपके जो ये लास्ट के 2 पॉइंट हैं वो देख लीजिए कहाँ मिलते हैं और किस टाइप का एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे ग्रो करते हैं। और जैसे प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन हो गया, तो इसमें स्टार्टिंग के 2-3 लाइन पढ़ने हैं। बेसिकली समझना है कि प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होता क्या है। कई बार ये एलिमिनेशन में आपके काम आते हैं या फिर किसी और भी क्वेश्चन में काम आ सकते हैं ये एलिमिनेशन करने के लिए। तो दोस्तों शंकर आईएएस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए हैं। इससे ज्यादा कुछ आपको शंकर की बुक में नहीं पढ़ना है। साथ ही आप इसको करंट अफेयर से सफाइज करिए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं इसमें ना जो
आपको करंट अफेयर में कवर होंगी, क्योंकि जब विजन का करंट पढ़ते हैं तो करंट के साथ विजन जो है ना स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करवाता है, तो बहुत सी चीजें आपकी वहाँ रिवाइज हो जाएंगी। साथ ही मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे एनवायरमेंट के लिए, मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के मैंने लिस्ट बनाए हैं। ये बर्ड स्पीसीज हो गया आपका, ये मैमल हो गया, ये फिशेज हो गए, ये रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए, और ये अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो गए। तो यहाँ पे लिस्ट है कि कौन कौन से स्पीसीज जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उन लिस्ट को आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं। साथ ही एक बात और याद रखना है आपको कि अगर से क्वेश्चन में कभी आए कि कोई स्पीसीज एंडेंजर्ड है, ठीक है, और अगर से आप पढ़े हो कि वो स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो ऑटोमेटिकली वो स्पीसीज इंडेंजर्ड भी होगी। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, पर मान लीजिए क्वेश्चन में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, और उसमें आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑप्शन हो, तो आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एंडेंजर्ड मानेंगे, क्योंकि बेसिकली जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना, वो एंडेंजर्ड का सबसेट है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हुआ वो एंडेंजर्ड भी होगा। मैं आपको ये चीज़ इतने अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एंडेंजर्ड है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, और फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो एंडेंजर्ड नहीं है। तो इस चीज़ों में आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसके साथ ही ये एक पेज का नोट्स है ये, ठीक, इसमें आपको इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सारे मिल जाएंगे, वहाँ कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, कौन सा वेजिटेशन होता है, किस एरिया में पाया जाता है। तो ये 2 पेज में आपके पूरे के पूरे जो इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन है वो रिवाइज हो जाएगा आराम से। इसके बाद यहाँ पे एक है हमारा कि इंडिया जो रिकवरी प्रोग्राम चलाता है उसमें जो स्पीसीज हैं उनकी लिस्ट है, ये इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल एशियाटिक लायन हो गया, डुगोंग हो गया, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हो गया, ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन हॉर्न राइनो, मालाबार सीवेट। तो इसमें जो इंडिया के रिकवरी प्रोग्राम में जो जो मैमल्स हैं, जो जो एनिमल्स हैं, उनके नाम है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि कौन सा इंडेंजर्ड है, कौन सा इंडेंजर्ड नहीं है, कौन कहाँ पाया जाता है, किस एरिया में कौन सा जानवर पाया जाता है, ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिला होगा। मैं ये सब चीजें आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और ये सब पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।